नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो अभी कई वर्षों से अपनी एक पार्टी भी इनकी है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनसे आज बिहार से लेकर मधुबनी के 10 विधानसभा में हम उनके बारे में जानकारी लेंगे कि कितने विधानसभा में इन्होंने उम्मीदवार को खड़ा कर रखा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों की जानकारी ली जाएगी। आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी का अपने हिंदुस्तानी मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपके समाज आप अभी ग्रेट डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रंट से आपने भी उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। मधुबनी में कुल 10 विधानसभा है। सबसे पहले आप ये जानकारी दें कि आपने किस किस विधानसभा से अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रखा है, और आपकी क्या दावेदारी है, आपके उम्मीदवार कहाँ कहाँ से कामयाब होने वाले हैं? ये हमारा जो है डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जो है, इसमें जो और घटक दल सब में आपसी तालमेल है, पूरी तरह चट्टानी एकता है। हमने लगभग यहाँ केवल 5 सीट पर हमने खड़ा किया। 5 सीट हमने अपने घटक दलों को दी। इसमें लगभग मैं समझता हूँ कि बिहार में 243 सीटों पर चुनाव ये फ्रंट लड़ रहे हैं। सर, मधुबनी में जो आप 5 सीट लिया है, 6 सीट आपने ले रखा है। 6 सीट में आपके जो उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी से या फिर आपके घटक जो दल हैं उनके, आपको कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवारों पर आपको पूरा भरोसा है कि वो जीत करके? सबसे पहले तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे, जो बिस्फी से चुनाव लड़ रहे हैं, औसाफ लड्डन साहब जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के ही अध्यक्ष। इसके बाद बगल में मधुबनी है, बिस्फी के बाद यहाँ हमारे अमनुल्लाह खान हमारे उम्मीदवार हैं। इसके बगल चले जाइए तो पूर्व प्रमुख खजौली वीरेंद्र कुमार यादव जी। इसके बाद आप चले जाइए उधर फुलप्रयास तो आपको पूर्व विधायक राम कुमार यादव जी खड़े। नौखा चले जाइए तो युवाओं की मांग पर और पार्टी ने तय किया नौजवान का लोहिया इस ब्रिगेड में वो काम करते रहे हैं, आलोक यादव खड़े। इसके बाद आप देख लीजिए वो जो सीट है राजनगर, इसमें शिवशंकर पासवान खड़े हैं, जो आरक्षित सीट है। तो इस तरह से और भी जितने उम्मीदवार खड़े हैं वो हमारे घटक दल के, चाहे हरलाखी हो, चाहे बाबूबड़ी हो, चाहे हम बेनीपट्टी हमने बीएसपी को दे दी, और झंझारपुर है जो RLSP चुनाव लड़ रही है। सर, जो पूर्व सांसद रहे हैं वहाँ से वीरेंद्र चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आप ये बता जाए, आप श्री देवेंद्र प्रसाद यादव, आप लाल कार्ड के सूत्रधार रहे हैं, और जितनी मेरी उम्र है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, कि आप एक सेकुलर मिजाज के रहे हैं। आप हर मुसीबत और हर परेशानियों को झेलने वाले रहे हैं। आप मजलिस के जो रूह रवान हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका इतिहाद उनसे भी है। लोगों में यह भरमाया जा रहा है कि वो एक एजेंट का काम कर रहे हैं, और उस एजेंट से सेकुलर माइंडेड कहलाने वाले श्री देवेंद्र प्रसाद यादव भी मिल गए हैं। सर, इस पर आप लोगों की आंखें खोलें, लोगों को बताएं कि क्या सच्चाई है। साफ गोई से बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुकात 18 साल पहले 2004 में ही हमको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुआ। पार्लियामेंट में वो पहली बार आए थे, अब तो कई बार उनका पार्लियामेंट हो गया। 2004 में मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, 2009 तक मैंने उनको नज़दीक से देखा। एक तकरीर साबित कर दीजिए, जो लोग एजेंट की बात करते हैं उनको मैं चुनौती देता हूं, एक तकरीर ओवैसी साहब का ये साबित कर दे कि वो संविधान के खिलाफ, वतन के खिलाफ कभी कुछ बोला है। हाँ, तलखी जबान में सच बोलने वाले को तो परेशानी है, जैसे मुझको है। हम समाजवाद को धरती पर, जिन लोगों ने समाजवादी में घोटा लगाकर सेकुलरिज्म का चादर ओढ़े हुए, तो भ्रष्टाचार की चादर में लपेटे जा लिपट चुके। हम लोग वो नहीं है, हम लोग केवल सियासत के लिए सेकुलर नहीं है, हम लोग जहनी तौर पर सेकुलर है। ये मियाज मैंने उसी दिन समझ गया जब लोकसभा में उनका तकरीर हुआ। केवल बाबा साहब अम्बेडकर से वो शुरू करते हैं, जो वंचित समाज है, जो गरीब है, या किसी बरादरी के लोग जिनका हक हकूक अभी तक
नहीं मिल पाया, उनके हकूक़ का वकालत करने वाला बैरिस्टर को आप कह सकते हैं कि आरोप लगा रहे हैं। तो हमको बता दीजिए, बिहार में 39 सीट पर ये लोग लड़े, 21 सीट पर ओबीसी साहब लड़ रहे थे। तो ओबीसी साहब जो एक सीट पर लड़े, 3 लाख वोट आया, अख्तर इमाम साहब को वोट आया। यह वोट नहीं करता, वो सीट भी चला जाता सांप्रदायिक ताकत के गोद में। उनके लड़ने के चलते सांप्रदायिक ताकत मजबूत हुआ और उनके लड़ने से असांप्रदायिक ताकत शिकस्त हुआ और कांग्रेस निकल गई किशनगंज से। अब उनके लड़ने से सेकुलर ताकत मजबूत हो जाती है। तो ये तो तब फिर भी एजेंट कहा जाता है। एजेंट इसीलिए कहा जाता है कि आज महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, शिवसेना को समर्थन कौन दे रहा है? ये जनता देख रही है। कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से आज शिवसेना वहाँ गद्दी पर बैठी हुई महाराष्ट्र में। तब भी हम लोग एजेंट हैं या हम उनका साथ दे रहे हैं? हम तो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सही माने में जो सेकुलर लोग हैं, मियाज से, दिल और दिमाग से, हमको लगा ये दिल दिमाग से और मियाज से सेकुलर है और इंडिपेंडेंट नेता लीडर पहली बार अल्पसंख्यक में मुखर होकर बोलने लगे। ये किसी अल्पसंख्यक के भी माथक नहीं है। अल्पसंख्यकों के हक हुकूक के लिए इंडिपेंडेंट बोल्ड होकर आवाज़ उठाते हैं। अब ये कसूर हो जाए एजेंट होने का, क्योंकि जो लोग तुष्टिकरण की नीति करते हैं, इधर भी है उधर भी है, वसूल को हाशिए पर ला दिए हैं। सेकुलरिज्म एक वसूल सिद्धांत है जो संविधान ने हमको दिया। इस संविधान के वसूल को भी इन लोगों ने पूरे हाशिए पर ला दिया। सर ऐसे लोग हमको एजेंट करते हैं, उनको खुशी हो। सर आप ये कह रहे हैं, आपका जो गुलाब जो है, आप एकदम ये कहा जाए कि ट्रूथ इज बीटर, मतलब कि अगर आप सच बोलते हैं तो वो कड़वा होता है और कड़वा के वजह से ही जो है सच बात बोलने की वजह से लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग फैलाते हैं। सर एक बात हम ज़्यादा पूछेंगे आपसे कि अगर आप कामयाब होते हैं और सरकार का हिस्सा बनते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी, एक अहम परेशानी है मुसलमानों में, खासकर बुनकर समाज को ठगने का, जो जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां पैदा हो गई। बुनकर समाज के लिए आप क्या कीजिए? बुनकर समाज आप वादा करें, देखिए वो जमीन, देखिए वो हाथ से, अपने हुनर से, आज यदि हैंडलूम उद्योग को यहाँ बढ़ावा मिलता, लाखों लाख हमारा बुनकर भाई रोजगार मिलता, उनकी गरीबी दूर होती। गरीबी इसीलिए है कि बेरोजगारी, और बुनकर समाज को ऊपर अपलिफ्ट की बात तो सब करते हैं। जो भी सरकार आएगी, जो सरकार आएगी वो अपलिफ्ट करने की बात करेगी बुनकर समाज की। हम लोग केवल वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यदि हम पर जनता इस बार भरोसा कर देगी, हम लोग बता देंगे कि बुनकर समाज को कैसे समाज के मुख्यधारा में जोड़ा जाता है। इसके लिए हम लोग रोड मैप बनाएंगे। इसके लिए हम लोग, हमारे पास विजन डॉक्यूमेंट है। हम इसको अपलिफ्ट करेंगे, मुख्यधारा में लाने के लिए जो भी प्राथमिकता है, सभी प्रायोरिटी तय की जाएगी। इसके लिए कार्य योजना भी बनेगी। अब कार्य योजना ही नहीं, हमारी सरकार बनी तो हम कालबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे इसके लिए, कौन टाइम बाउंड। तो ये मान लिया जाए श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी जनता दल डेमोक्रेटिक समाजवादी डेमोक्रेटिक जो सदस्य जी है, इनके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी मैं साबित कर चुका हूँ। जब मुझे हाथ में ताकत सत्ता आई थी 96 में, तो 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, समाज का जो अंतिम पौधाम पर है, उनको हम मुख्यधारा में लाने का एक प्रोजेक्ट मंजूर कराए। और देश में आज कोरोना से बाद में लोग मरते हैं, भूख से पहले मर गए होते। पूरे देश के भूखमरी को मिटाने की दिशा में हमने एक ठोस कार्य योजना बना करके धरती पर उतारा। हमें हम इसीलिए उसी तरह का ठोस कार्य योजना बनाकर धरती पर जमीन को उतारने की कोशिश करें। अभी जरूरत है, लोगों को जरूरत है कि इस पर भरोसा रखते हैं, और अगर भरोसा रखते हैं तो आने वाला वक्त जो है इसका सही जवाब देगी। और अगर आप करते हैं तो मुझे भी उम्मीद है कि समाज आपको आगे भी मौका देगी। और आप चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.